हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101 टू क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 101, द मैकेनिज्म मेथड एंड द स्टैटिकल मेथड गिव ऑप्शन ए लोअर एंड अपर बाउंड्स रिस्पेक्टिवली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी अपर एंड लोअर बाउंड्स रिस्पेक्टिवली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर, सी लोअर बाउंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन डी अपर बाउंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम समझते हैं यहाँ पर लोअर और अपर बाउंड थ्योरम क्या होती है। इनका यूज़ किया जाता है डिज़ाइन लोड को प्रेडिक्ट करने में। जब प्लास्टिक एनालिसिस हम करते हैं किसी स्ट्रक्चर की, उसमें लोअर और अपर बाउंड थ्योरम का यूज़ डिज़ाइन लोड को प्रेडिक्ट करने में किया जाता है। लोअर बाउंड थ्योरम इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट द मिनिमम लोड at which there is an onset of plastic deformation or plastic hinge formation at any point in the structure। प्लास्टिक और इलास्टिक, इन दोनों वर्ड का मतलब आपको पता होगा। इलास्टिक मतलब क्या होता है और प्लास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है जब लोड को हटाया जाता है तो बॉडी या स्ट्रक्चर जहाँ पर हमने लोड लगाया है वो वापस उसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और प्लास्टिक का मतलब होगा, प्लास्टिक का मतलब होता है जब लोड को रिमूव किया जाता है किसी बॉडी या स्ट्रक्चर से तो उस बॉडी या स्ट्रक्चर में परमानेंटली डिफॉर्मेशन होगा, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक। यहाँ पर लोअर बाउंड हम समझते हैं, लोअर बाउंड थ्योरम का मतलब क्या होगा। इसका यूज़ हम मिनिमम लोड को प्रेडिक्ट करने में करते हैं। और मिनिमम लोड क्या होगा? मिनिमम लोड जिससे कि स्ट्रक्चर के किसी भी पॉइंट पर प्लास्टिक हिंज या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएं, उस लोड को हम कहेंगे मिनिमम लोड। और उसका प्रेडिक्शन किया जाता है लोअर बाउंड थ्योरम में। विथ फर्दर इंक्रीज इन द लोड द मोमेंट एट सम अदर पॉइंट इन द स्ट्रक्चर एक्सीड्स इट्स प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ वन मोर प्लास्टिक हिंज। एक लोड हमने प्रेडिक्ट किया है मिनिमम लोड, जो कि स्ट्रक्चर में एक प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन जब होगा जिस लोड के कारण, उसको हम कहेंगे मिनिमम लोड। और उसको प्रेडिक्ट करते हैं लोअर बाउंड थ्योरम से। जब फर्दर लोड इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। व्हेन सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज आर फॉर्म्ड टू फाइनली डीस्टेबलाइज द स्ट्रक्चर एंड कॉज इट्स कोलैप्स, दिस इज कॉल्ड अ मैकेनिज्म। और नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो एक सफिशिएंट नंबर होंगे प्लास्टिक हिंज के, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर होगा वो डीस्टेबलाइज होगा और कोलैप्स हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे मैकेनिज्म। अपर बाउंड थ्योरम इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द लोड दैट शेल कॉज सच अ मैकेनिज्म टू फॉर्म। अपर बाउंड थ्योरम में हम उस लोड को प्रेडिक्ट करते हैं जो इस प्रकार का मैकेनिज्म फॉर्म करता है। अब यहाँ पर हम दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। लोअर बाउंड थ्योरम में हमने क्या किया कि जो स्ट्रक्चर है उसमें पहला हिंज बना, और अपर बाउंड थ्योरम में क्या होगा कि मैक्सिमम हिंज बनेंगे, उसके बाद क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। तो ये हमें एक लिमिट बताता है, लोअर और अपर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब होगा कि एक हिंज बना है, और अपर लिमिट का मतलब होगा इतने हिंज बनेंगे जिससे कि एक मैकेनिज्म फॉर्म होगा, और उस मैकेनिज्म में से क्या होगा कि स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। लोअर और अपर बाउंड थ्योरम आपको समझ में आया होगा। लोअर बाउंड थ्योरम इज नोन एज स्टैटिकल मेथड एंड द अपर बाउंड इज नोन एज मैकेनिज्म मेथड। इनके नाम है। लोअर बाउंड को स्टैटिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है और अपर बाउंड को मैकेनिज्म मेथड के नाम से जाना जाता है। स्टैटिकल थ्योरम satisfy the equilibrium and plastic moment condition, whereas mechanism method satisfy equilibrium and mechanism condition। तो यहाँ पर कंडीशंस गिवन है। स्टैटिकल थ्योरम में हम इक्विलिब्रियम और प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और मैकेनिज्म मेथड में इक्विलिब्रियम और मैकेनिज्म कंडीशन। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बिलो द लोअर बाउंड थ्योरम, ये तीन कंडीशन यहाँ पर हम देखेंगे। लोअर बाउंड थ्योरम में हमने क्या देखा था? मिनिमम लोड, जो कि किसी स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पर एक प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन करता है,
उस लोड का प्रेडिक्शन हम करते हैं लोअर बाउंड थ्योरम से। बिलो लोअर बाउंड थ्योरम में स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सेफ होगा। यदि कोई भी प्लास्टिक हिंज नहीं बना है स्ट्रक्चर में तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा। बिटवीन लोअर बाउंड थ्योरम एंड अपर बाउंड थ्योरम, इसके बीच में क्या होगा कि कुछ प्लास्टिक हिंज फॉर्म होंगे, फिर भी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, स्टेबल होगा। अबव अपर बाउंड प्लास्टिक हिंज will cause mechanism to form and cause the structure to collapse। यदि अपर बाउंड प्लास्टिक हिंज की बात करते हैं जहाँ पर कि एक मैकेनिज्म बन जाता है और उस मैकेनिज्म से क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो कोलैप्स हो जाता है। तो ये 3 कंडीशन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन में आपको पूछा है मैकेनिज्म मेथड और स्टैटिकल मेथड, इनका नाम आपको पूछा है, इसका और क्या नाम होगा। मैकेनिज्म मेथड जो होती है उसको हम कहते हैं अपर और स्टैटिकल को लोअर बाउंड थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 101, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, फॉर फ्रेम्स विथ लार्ज डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी द मैकेनिज्म मेथड इज। यदि फ्रेम की स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी लार्ज है, अधिक है, तो उस केस में मैकेनिज्म मेथड का यूज़ हम करेंगे या नहीं करेंगे, कौन सी मेथड एप्लीकेबल होगी। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आपको समझना होगा, इसका मतलब क्या होता है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी यदि 0 है किसी भी फ्रेम में, इसका मतलब होता है कि उसमें जितने भी अननोन हैं वो किसके बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के। तो हम क्या करते हैं, उस फ्रेम को एनालाइज कर लेते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, और जो अननोन होते हैं उसको हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यदि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ज़्यादा होती है, यदि डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 2 है, तो 2 का मतलब क्या होगा, उसमें 2 अननोन ज़्यादा है किससे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो उस केस में हमें एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है उस 2 अननोन को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर सिंपल इसका मतलब ये होगा कि जो मैकेनिज्म मेथड होती है वो बेस्ड होती है वर्चुअल वर्क मेथड से। ये हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर क्या होती है मैकेनिज्म मेथड की। अभी आपको ये समझना है कि जो मैकेनिज्म मेथड होती है उसका यूज़ हम करते हैं जहाँ पर स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ज़्यादा होगी, उस केस में हम मैकेनिज्म मेथड का यूज़ करते हैं, और स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कम होगी तो वहाँ पर हम स्टैटिकल मेथड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, for frames with large degree of static indeterminacy the mechanism method is simpler as compared to statical method। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो मैकेनिज्म मेथड होगी वो सिंपल होगी किसके कंपेयर में, स्टैटिकल मेथड के कंपेयर में। क्वेश्चन नंबर 103, इन द टी सेक्शन शोन इन फिगर ऑल डायमेंशंस इन mm the distance of plastic neutral axis from top is। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इज डिफाइंड एज द एक्सिस डेट स्प्लिट द क्रॉस सेक्शन इन अ सच वे डेट द कंप्रेशन फोर्स फ्रॉम द कंप्रेशन एरिया इज इक्वल टू द टेंशन फोर्स फ्रॉम द टेंशन एरिया। जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिया गया है उसको हम इस तरीके से स्प्लिट करते हैं, इस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं जिससे कि कंप्रेशन फोर्स उसके कंप्रेशन एरिया से और टेंशन फोर्स उसके टेंशन एरिया से क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा यदि ये टी सेक्शन हमें गिवन है तो इस टी सेक्शन में हमने यहाँ पर एक एक्सिस हमने एज्यूम कर ली है। ये कौन सी एक्सिस है, प्लास्टिक एक्सिस है, और इसकी डिस्टेंस हमने बॉटम से ली है। आपको क्वेश्चन में टॉप से पूछी गई है लेकिन बॉटम से यहाँ पर कैलकुलेट करना थोड़ा इजी होगा, तो हम यहाँ से बॉटम से ले लेते। कितनी है, एक्स हमने एज्यूम की है, कहाँ पर है, एक्स डिस्टेंस पे है बॉटम से। तो कंप्रेशन फोर्स मतलब ये कंप्रेशन होगा और ये टेंशन होगा, टेंशन जोन है। तो कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स दोनों बराबर होंगे। फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, या आप कह सकते हो कि स्ट्रेस इनटू फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कितना होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। यील्ड स्ट्रेस एरिया A1 इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस इनटू एरिया A2। एफ वाई से एफ वाई कैंसिल होगा तो यहाँ पर A1 A2 और दोनों क्या है, हाफ है एरिया, एरिया A1 और एरिया A2। तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर देंगे, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 2।
इसको हम बराबर करते हैं A2 इज इक्वल टू A/2। एरिया 2 कितना होगा, टेंशन का यदि हम बात करते हैं तो x इंटू 10, यह आपको इजी होगा एरिया निकालना। इसका भी एरिया आप निकाल सकते हो लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसके कंपेयर में। 10 इंटू एक्स A2, और टोटल एरिया कितना होगा, वेब और फ्लेंज दोनों का एरिया आप ऐड करना डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो x कितना होगा, 45 mm फ्रॉम बॉटम। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको क्वेश्चन में टॉप से पूछा गया है, हमने बॉटम से निकाला 45 mm है, तो टॉप से आप निकालोगे कितना होगा, ये टोटल कितना है 60 माइनस 45, तो कितना आएगा 15 mm। क्वेश्चन नंबर 103, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टी सेक्शन डिस्टेंस आपको पूछिए प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की फ्रॉम टॉप, तो कितनी होगी 15 mm फ्रॉम द टॉप, और बॉटम से पूछा जाता है तो 45 mm। क्वेश्चन नंबर 104, द इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स ऑन द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन आर। एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स का इफेक्ट क्या होगा प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी पर किसी भी सेक्शन। एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स सेक्शन की प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। When a section is subjected to axial force and shear force, then the plastic moment capacity is reduced. Question number 104, option D is correct. To decrease the plastic moment capacity in both cases. Obviously यहाँ पर क्या होगा कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है वो स्ट्रक्चर की कम हो जाएगी यदि हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स की, तो वो उसकी कैपेसिटी को कम करेगा दोनों फोर्स। क्वेश्चन नंबर 105, इफ अ स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट टू सेकेंड डिग्री, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस रिक्वायर्ड टू रेंडर द स्ट्रक्चर अ मैकेनिज्म इज। एक स्ट्रक्चर है उसकी स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी कितनी है 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें एडिशनल इक्वेशन कितनी रिक्वायर्ड होगी उसको सॉल्व करने के लिए, 2 इक्वेशन। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस, तो यहाँ पर हम स्टेप्स देख लेते हैं, प्रोसीजर देखते हैं मैकेनिज्म मेथड में स्ट्रक्चर को कैसे एनालाइज किया जाता है। प्रोसीजर ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस, तो यहाँ पर हम एक मेथड डिस्कस करेंगे, अपर बाउंड मेथड जिसको कि मैकेनिज्म कहा जाता है या काइनेमेटिक मेथड भी कहा जाता है। स्टेप 1, select the possible location are plastic hinges such as load point, frame joint, maximum bending moment point etc. तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी पॉसिबल लोकेशन होते हैं प्लास्टिक हिंज के, क्या क्या हो सकते हैं, जिस पॉइंट पर लोड है या जो जॉइंट होंगे या जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ऐसे पॉइंट को हम क्या सिलेक्ट करते हैं, प्लास्टिक हिंज के रूप में। सेकेंड, सिलेक्ट द इंडिपेंडेंट एंड कंबाइंड मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मैकेनिज्म कितने बन सकते हैं, ये आपको और क्लियर हो जाएगा जो प्रोसीजर है। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी आप प्रोसीजर देख लो क्या होती है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज माइनस नंबर ऑफ रिडंडेंट। नंबर ऑफ रिडंडेंट का मतलब होगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। यदि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 2 है, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर नंबर ऑफ रिडंडेंट कितने होंगे 2। तो अभी आपको क्वेश्चन में दिया गया है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी सेकेंड डिग्री है, मतलब ये 2 है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, मतलब एक कम से कम एक मैकेनिज्म फॉर्म होने के लिए प्लास्टिक हिंज कितने होना चाहिए, तो कितने होना चाहिए 3, मतलब एक ज़्यादा होना चाहिए इससे, 3 माइनस 2 तो ये कितना होगा 1। किसी भी स्ट्रक्चर में कम से कम एक मैकेनिज्म फॉर्म होने के लिए नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज नंबर ऑफ रिडंडेंट से एक अधिक होगा। तो यहाँ पर आप इक्वेशन आप देख सकते हो, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जितनी भी है प्लस 1, इतने यदि हिंज होंगे प्लास्टिक हिंज तो वहाँ पर एक मैकेनिज्म क्या होगा फॉर्म होगा। थर्ड, फॉर्म एंड सॉल्व द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर वर्चुअल वर्क। इसको हम सॉल्व करते हैं वर्चुअल वर्क से। फाइंड द मैक्सिमम कोलैप्स और अल्टीमेट लोड फॉर फॉर्मिंग अ मैकेनिज्म
द लोवेस्ट लोड फॉर्मिंग अ मैकेनिज्म इज द अपर बाउंड ऑफ कोलैप्स लोड। और उसमें जो लोवेस्ट लोड होता है, जितने भी मैकेनिज्म बनेंगे उस सभी मैकेनिज्म में हम लोड निकालेंगे, तो जो लोअर लोड होगा वही हमारा क्या होगा, कोलैप्स लोड। फोर्थ, चेक डेट द बेंडिंग मोमेंट एट एवरी पॉइंट इन द स्ट्रक्चर इज लेस देन आर इक्वल टू द प्लास्टिक मोमेंट। और हम चेक कर लेते हैं हर पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए प्लास्टिक मोमेंट के। तो इस 4 स्टेप में हम सॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर को काइनेमेटिक मैकेनिज्म या अपर बाउंड थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर 105, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आपको गिवन है कितनी है, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड, तो कितने रिक्वायर्ड होंगे, प्लास्टिक हिंज यदि 3 होंगे और डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 2 है, तो यहाँ पर मैकेनिज्म कितना बनेगा, एक मैकेनिज्म बनेंगे। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज 4 है तो मैकेनिज्म कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। दोनों मैकेनिज्म को हम सॉल्व करेंगे और उसमें से जो कम लोड जिसमें होगा उसी को हम कोलैप्स लोड कहते हैं। ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्लास्टिक हिंज कितने होंगे, 2 + 1 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव लार्ज शेप फैक्टर। शेप फैक्टर किस सेक्शन का सबसे ज़्यादा होगा, रेक्टेंगल, आई सेक्शन, सॉलिड सर्कल सेक्शन एंड डायमंड। शेप फैक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। शेप फैक्टर रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट एंड यील्ड मोमेंट, इस रेशियो को हम कहते हैं शेप फैक्टर। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द शेप ऑफ द सेक्शन, ये सेक्शन के शेप पे डिपेंड करता है। सर्कुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, इन सेक्शन सभी सेक्शन के लिए शेप फैक्टर अलग अलग होता है। कैसे डिपेंड करता है इस इक्वेशन से हम समझेंगे। शेप फैक्टर MP डिवाइडेड बाई MY, प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाई यील्ड मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट किसके बराबर होता है, स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस, ये आपको इक्वेशन भी पता होगी, M डिवाइडेड बाई I E बाई R सिग्मा बाई Y। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बेंडिंग इक्वेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो M बाई I और सिग्मा बाई Y। यहाँ से यदि हम इक्वेशन देखते हैं तो M किसके बराबर होगा, सिग्मा I डिवाइडेड बाई Y, और I बाई Y को कहा जाता है सेक्शन मॉडुलस, M सिग्मा इनटू जेड। तो प्लास्टिक के केस में ZP होगा और यील्ड के केस में सिंपली Z। शेप फैक्टर कितना हो जाएगा, सिग्मा Y ZP डिवाइडेड बाई सिग्मा Y Z। सिग्मा Y से सिग्मा Y कैंसिल होगा तो शेप फैक्टर किसके बराबर होगा, ZP डिवाइडेड बाई Z। और जो सेक्शन मॉडुलस होता है या सेक्शन प्लास्टिक मॉडुलस होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंड होता है, उस सेक्शन के शेप पे। लोड फैक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट कोलैप्स लोड एंड वर्किंग लोड। लोड फैक्टर लेमडा से डिनोट किया जाता है PU/PW, या उसको मोमेंट के टर्म में लिखेंगे तो MP/MW। और MP किसके बराबर होगा, ZP इंटू सिग्मा वाई, और MW होता है Z इंटू सिग्मा BC। सिग्मा BC का मतलब होगा वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा BC, मतलब यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम कह सकते हैं यील्ड लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। तो लोड फैक्टर किसके बराबर होगा, शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हमारा क्वेश्चन सिंपल, यहाँ पर डेफिनेशन आपको पूछी गई है, सॉरी डेफिनेशन नहीं, आपको वैल्यू पूछी गई किसकी सबसे ज़्यादा होगी। रेक्टेंगल के लिए शेप फैक्टर 1.5 होता है, आई सेक्शन के लिए 1.12 से 1.15, और वो डिपेंड करता है कि आई सेक्शन की डायमेंशन क्या दी गई है, तभी हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि आई सेक्शन के लिए शेप फैक्टर कितना होगा। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए 1.698 लगभग 1.7 के बराबर होगा। डायमंड के लिए 2 होता है। तो इन चारों में से यदि हम देखेंगे तो मैक्सिमम होगा डायमंड के लिए 2, और ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए होता है 2.34, लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं है। इन चारों में यदि हम देखेंगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 106, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अभी हम देखेंगे भी कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है।
ये रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन, ये 2 क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों में हम देखेंगे शेप फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। द शेप फैक्टर फॉर अ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज। सर्कुलर सेक्शन के लिए आपको पूछा गया है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग अबाउट इट्स डायमीटर, तो उस केस में शेप फैक्टर कितना होगा। वैसे आपको पता ही है, वैल्यू आपको याद रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी तो टाइम कम रहता है वहाँ पर, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना है। फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक डायमीटर डी का सर्कुलर सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन, शेप फैक्टर रेशो होता है जेड पी बाई जेड, सेक्शन मॉडुलस तो आप निकाल लोगे, सेक्शन मॉडुलस होता है आई बाई वाई, वाई का मतलब होता है न्यूट्रल एक्सिस से अपर फाइबर की डिस्टेंस, वो होगी डी बाई टू, तो वाई कितना होगा डी बाई टू, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पाई डी फोर डिवाइडेड बाई 64, तो यहाँ से सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 32, जेड पी यदि हम निकालेंगे तो वो होता है एरिया डिवाइडेड बाई 2, तो एरिया होगा पाई बाई 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये सर्कुलर सेक्शन का एरिया होता है। यदि हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा पाई डी स्क्वायर बाई 8। वाई सी और वाई टी का मतलब होता है न्यूट्रल एक्सिस से कंप्रेशन जोन की सी जी की डिस्टेंस और टेंशन जोन की सी जी की डिस्टेंस, तो ये कितनी होती है 2d डिवाइडेड बाई 35, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस है, यदि ये कंप्रेशन जोन है तो इसकी सी जी और ये डिस्टेंस कितनी होगी 2d डिवाइडेड बाई 35, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा डी क्यूब बाई 6, दोनों का रेशियो निकालोगे यहाँ पर डी क्यूब बाई 6 डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब बाई 32, तो ये कितना होगा लगभग कितना होगा 1.7। क्वेश्चन नंबर 107, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ डी इज। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपको पूछा गया है, यहाँ पर हम शेप फैक्टर निकाल लेते हैं, तो आप दोनों यहाँ पर सीख जाओगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं और शेप फैक्टर कैसे हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए फाइंड करेंगे। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन गिवन है, विड्थ बी और डेप्थ डी है, सेक्शन मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाई 12 डिवाइडेड बाय वाई कितना होगा डी बाई टू, डी बाई टू का मतलब क्या होगा न्यूट्रल एक्सिस से अपर फाइबर या जो अपर मोस्ट फाइबर होगा उसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी बाई टू, या ये वाली भी आप देख सकते हैं, ये भी कितनी होगी डी बाई टू। सेक्शन मॉडुलस होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बी डी स्क्वायर बाई 6, प्लास्टिक मॉडुलस होगा टोटल एरिया डिवाइडेड बाई 2 वाई सी प्लस वाई टी, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो यहाँ पर ये यदि सेक्शन हमने टेंशन जोन यदि यहाँ पर सिलेक्ट किया हमने, ठीक है, और ये कंप्रेशन जोन है, टेंशन जोन से उसकी सी जी से सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी डी बाई 4, ये डी बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा डी बाई 4, और अपर फाइबर में भी कितना होगा डी बाई 4, प्लास्टिक मॉडुलस कितना होगा बी डी स्क्वायर बाई 4, शेप फैक्टर आप निकालोगे तो कितना होगा 1.5। क्वेश्चन में आपको पूछा है द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, तो कितना होगा वो बी डी स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दोनों आपको याद रखना है, यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस पूछा जाता है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन प्लास्टिक मॉडुलस पूछा है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 109, लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज। लोड फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है ये हम देख चुके हैं यहाँ पर, शेप फैक्टर और लोड फैक्टर दोनों। लोड फैक्टर किसके बराबर होता है अल्टीमेट कोलैप्स लोड एंड वर्किंग लोड। क्वेश्चन नंबर 109, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 110,
द मोमेंट कर्वेचर रिलेशन एट अ प्लास्टिक हिंज इज। मोमेंट कर्वेचर रिलेशन आपको प्लास्टिक हिंज पे बताना है, उसका शेप क्या होगा। तो वो सभी कर्वेचर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट मोमेंट होता है। द मोमेंट कर्वेचर रिलेशन एट अ प्लास्टिक हिंज इज कांस्टेंट मोमेंट फॉर ऑल कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कुछ डाउट हो आपको क्वेश्चंस में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।